बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट। इस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं सैयद मुज़म्मिल शाह, उनकी ज़ाती मसरूफियत के बायस प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीद करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं ऐसे तरीके से निभाऊँ। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इसराइल ईरान तनाज़े से और जो छठे रोज़ में भी जारी है जंगबंदी की तमाम कोशिशें इस वक्त नाकाम दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिनों पहले दोनों ममालिक के दरमियान अमन पर मुत्तफिक हो जाने का जो दोनों के इंदिया दे रहे थे, अब उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे। और मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त मुख्तलिफ तज्जियों में यह मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है कि सदर ट्रंप इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि आया अमरीका को बराह रास्त ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, जो कि बड़ा सवाल है। अब इस सारी सूरत हाल में एक अमरीकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसने अमरीकी हुकाम के हवाले से ये बताया कि सदर ट्रंप ने कौमी सलामती का जो इजलास आज बुलाया उसमें ईरान से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब एक और दावा सामने आया CNN का, जो बाखबर ज़राए की जानिब से इंकशाफ किया जा रहा है कि सदर ट्रंप ईरानी फौजी हमले की तरफ ज़्यादा माइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी दिलचस्पी सिफारती हल तलाश करने में कम हो रही है। अब इस तमाम सूरत हाल में क्या अमरीका ईरान इसराइल जंग में शामिल होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और यकीनी तौर पर इसकी शमूलियत से मशरिक़ वस्ता पर असरात क्या मुरतब होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इसके बाद क्या ईरान के पास मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने का उज़्र भी मौजूद होगा। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें मेरे जो गेस्ट हैं, जौहर सलीम साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज़ करना चाहूँगा जौहर सलीम साहब आपसे, जो सबसे बड़ा सवाल है खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए और खदशा भी है, वो ये है कि अमेरिका कहीं इस जंग में डायरेक्ट जो है बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्वॉल्व ना हो जाए। तो आपको सूरत हाल क्या लगती है जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर खित्ते की सूरत हाल किस तरफ आप देखते हैं? जी, मैं तो इस पे पहले भी अपने बहुत से कमेंट्स में कह चुका हूं कि क्योंकि B-2 बॉम्बर्स जो हैं और वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं अमेरिका के पास, जो 30,000 पाउंड्स के हैं और वो 60 मीटर्स गहराई तक जो हैं वो चीज़ें तबाह कर सकते हैं, तो वो उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं ईरान की जो 3 जगह पे हैं, मेनली नतान्स में और इस्फहान में और फोडो में, तो उसमें से कुछ उनको जो है उसके बगैर वो उसको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना वो पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए इजराइल जो है वो अमेरिका पे काफ़ी देर से जोर डाल रहा था कि वो इस जंग में आए, और अब लगता ये है कि उसके चांसेस बढ़ रहे हैं कि अमेरिका इसमें आए। इसलिए अमेरिका की टोन आप देखें चेंज होती जा रही है, और वो कुछ ऐसी अब शराइत जो हैं, क्योंकि पहले तो खैर ट्रम्प कह रहे थे कि जी डिप्लोमेटिक एक सोल्यूशन इसका होना चाहिए, और अगर ईरान वापस मुज़ाकरात पे आने के लिए तैयार है तो फिर ये रोकी जा सकती है जंग। अभी वो कह रहे हैं कि वो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बगैर किसी कंडीशंस के वो सरेंडर कर दें। तो जाहिर है कि वो उसके ऊपर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका बयान भी आ गया है कि ईरान इस तरह बिल्कुल नहीं करेगा। जाहिर है कि वो तो ऐसी चीज़ है कि जो आप कोई भी मुल्क ना करता शायद। तो इसलिए जो करीम क़यास है वो यही है कि अमेरिका जो है अनलेस के कोई बहुत ही दूसरे मुल्क को स्टैंड लें, जिस तरह मैंने कहा था चाइना और रशिया जो ईरान के किसी हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं या एटलीस्ट उनकी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, अगर वो कोई उन्होंने सब बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड नहीं लिया तो फिर अमेरिका शायद ये ज्वाइन करेगा यही जंग, और उसमें फिर ईरान का, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईरान के लिए इस वक्त कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है और इसमें ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जौहर सलीम साहब, माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सूरत हाल को हम इस तरह भी देख सकते हैं क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से आज भी बयान सामने आया, कल भी बयान सामने आया, उन्होंने इंदिया दिया कि जो मुज़ाकरात इल्तवा के शिकार हो गए तो उसको शुरू किया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है आपको, मुज़ाकरात का इम्कान ज़्यादा है या ये इम्कान ज़्यादा है कि अमरीका जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें? देखिए, अमेरिका को इस मौके पे जो था, बिल्कुल जो उनके वजीर खारजा ने जो बयान दिया, अच्छा उससे भी देखें वही लगता है, क्योंकि इससे पहले बहुत से तज्जिया निगार इन्हीं प्रोग्राम्स में ये कह रहे थे कि शायद इसराइल को ईरान ने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल में मुब्तला कर दिया, लेकिन मैं ये कह रहा था कंसिस्टेंटली कि ऐसा नहीं है। जो है वो कॉस्ट बड़ा ज़रूर है इसराइल के लिए, लेकिन इसमें पोजीशन ईरान की जो है वो बहुत प्रिकेरियस है इस सूरत हाल में। तो उसमें अब उनको फेस सेविंग की एक जो है जो कि ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी होती है, तो वो मुज़ाकरात में वो मिल सकती है। लेकिन अब जो ट्रम्प का ये बयान के जी अनकंडीशनल सरेंडर करेंगे तो फिर उससे दूर हट रहा है।
लेकिन जिस तरह मैंने कहा अभी कि चाइना और रशिया जो है वो भी इसमें बहुत ज्यादा, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन जो है, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी कि आप इस पे सालिसी करें, वो भी इसमें बहुत ज्यादा और भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। चाइना भी होगा, बिकॉज उनके लिए तो डिफेंस की जो रिलेशंस हैं वो उनके रशिया के साथ बहुत ज्यादा करीबी हैं ईरान के, और जो कमर्शियल या इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा चाइना के साथ उनके करीबी हैं। तो उन दोनों मुल्कों के लिए भी अहम है कि ईरान को बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में ना छोड़ दें कि जहां वो बिल्कुल ही जो है डेवस्टेशन उनके हो जाए। तो इसलिए मेरा अंदाजा तो यह है कि वो इस वक्त थोड़ा सा चाइना और रशिया जो है थोड़ा सा जोर अब डिप्लोमेटिक सफारती सतह पे लगाएंगे इस चीज के लिए कि कोई बीच का रास्ता निकले कि जिसमें जो है कोई मुज़ाकरात की सूरत निकले और उससे फिर ये खत्म हो। लेकिन फिलहाल वो लगता है कि इजराइल का प्रेशर अमेरिका पे काफी ज्यादा है, तो ट्रंप शायद ये चाह रहे हैं कि पहले एक बार वो बॉम्बिंग कर दें और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की तरफ आएं। यानी पहले प्रेशर बिल्ड किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात की दोबारा से बात की जाए। और हमने माज़ी करीब में अभी ये देखा भी है इन 6 दिनों में जो सूरत हाल डेवलप हुई है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जाने में आऊँगा। जिस तरह आपने गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की, एक तो आपका क्या नतीजा इससे अखज़ होता है कि क्या आप समझते हैं कि अमरीका बराह रास्त इस जंग में कूद जाएगा? और ख़ास तौर पर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि बर्नी सैंडर्स का हम बयान सामने आया था, उन्होंने पेशगी कहते हैं मैंने पहले कर दी थी, और आज फिर एक और जो अमरीकी नुमाइंदे हैं, कट्टर हामी भी हैं ट्रंप के, मार्जोरी टेलर ग्रीन, उनकी जानिब से भी तनकीद की गई है। तो ऐसे में कितना इजी होगा अमेरिका के लिए इस जंग में कूदना? देखिए, अमेरिका का तो अगर रैशनल एक्टर के तौर पे देखें तो उसको इससे गुरेज करना चाहिए था, मगर चूंकि ये फैसला साज कुव्वतें अमेरिका में इजरायली लॉबी के ताबे हैं और हमें मालूम है कि ये नेतन्याहू आइडियोलॉजिकली ड्रिवन एक लीडर है, और आपने उसके बहुत से विजुअल्स देखे होंगे 2012 में किस तरीके से वो एडवोकेसी कर रहे थे कि ईरान को डिफैंग करने की, और उस वक्त वो 3 या चंद महीनों की बात कर रहे थे। तो अब तो उनकी उम्मीद भर आई है और वो किसी एक देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। पहले उन्होंने वो जो ईरान के जितने एलाइज थे उनका खात्मा किया, और फाइनली वो इस तरफ आया है, तो वो किसी मकसद के लिए आया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी इससे वो विड्रॉ करेगा। और जो बातें हो रही हैं कि जी वो निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए, अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है टू मी। एक तो अगर जौहरी अफसूदगी की सलाहियत से कंप्लीटली उसको डाइवेस्ट करना है ईरान को, तो उसके लिए एरियल कैंपेन से आगे जाना होगा, और अगर रेजीम चेंज की तरफ मामला जाके इसको पक्का इंश्योर करना है कि वो दोबारा ईरान उस रुख पे या उस डायरेक्शन में ना जाए, तो फिर तो उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। और क्या इजराइल और अमेरिका उनके लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल है अभी नहीं। उसमें कोई अप स्केल करना होगा इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, और वो इसी तरह प्रोवोक करेंगे ईरान को ताकि वो अप स्केल करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई इंटरफेरेंस करे, और उसके बाद इसमें कोई ऐसी एस्केलेशन हो जिसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी हों, उसके बाद कोई इंटरनल इम्प्लोजन की ऑप्शन भी हो, और फिर कुछ ऐसी ऑप्शन भी हो जैसे लीबिया मॉडल आपने देखा था कि वहां से लीबिया को उसकी जौहरी इस्तेदाद से महरूम करने के लिए एक प्रॉपर कैंपेन की गई, और उसमें उनके सारे वो सेंट्रीफ्यूजेस आखिर में वो उठा के ले गए। वो कोई उन्होंने चीज वहां पे छोड़ी नहीं है, और उसके बाद लीबिया अभी तक डिस्टेबलाइज्ड है। तो यहां भी मेरा ख्याल है कि वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है कि वो ये करना चाह रहे हैं कि उसको कंप्लीट डाइवेस्ट करें उसकी न्यूक्लियर सलाहियत से, और उसमें अगर बूट्स ऑन ग्राउंड भी चाहिए हों तो वो भी इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली। क्योंकि देखिए, फरदौ में अभी बंकर बस्टिंग बॉम्ब भी इस्तेमाल होगा, तो उसको कोई मालूम नहीं है कि ईरान ने किसी और सबटेरेनियन कैविटीज में जाके ये छुपा दिए हो अफजूदा शुदा जो उसकी 60% से ऊपर यूरेनियम थी, और बाद में फिर किसी वक्त वो निकाल के दोबारा इसको रिवाइव कर दे सारे प्रोसेस को। तो उसको
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस मामले में बड़ा इबाम हमने देखा है जब से ये जंग का आगाज हुआ। फिर पहले दिन हमने देखा इसराइल की जानिब से कहा गया कि हमें कोई खतरा नहीं है, हमने उनके जो सासे हैं वो तबाह कर दिए हैं। आपको याद होगा जब एटमी रिएक्टर पर हमला भी किया गया उनकी जानिब से। फिर अब ये शोर है कि मिसाइल काफ़ी ज़्यादा ईरान के पास मौजूद हैं, और फिर ये भी चर्चा ये हो रही है कि ईरान एटमी पावर बन भी चुका है लेकिन फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया। और फिर हमने देखा जो आलमी माहिदा है उससे भी दस्तबरदार होने का जो ऐलान किया गया था और फिर खत भी लिखा गया था यूनाइटेड नेशन को। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है ईरान की जो पोजीशन है खास तौर पर यूरेनियम अफजूदगी को लेके, वो कहां पे खड़ा है ईरान? देखिए, अफजूदगी का जो इंफॉर्मेशन है वो 60% तक तो उसने खुद उसको ऑन किया था कि उसने वो सलाहियत हासिल कर ली है, मगर वो उससे आगे और जौहरी हथियार बनाने की स्टेज तक नहीं पहुंचा। वो अभी भी एनपीटी का मेंबर है, उसने उसको रिनाउंस नहीं किया। और ये कहना कि उसने वो इस्तेदाद हासिल कर ली थी या छुपाई हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त है। हाँ, ये हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा फिसाइल मटेरियल हो जिस पे कुछ खदशात हों कि उसको थोड़े दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद उसको क्विक अफसूदगी के बाद उस लेवल पे ले जाएं कि कोई डर्टी बॉम्ब टाइप ऑप्शन हो जाए। मगर उसके लिए भी बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, कोल्ड टेस्टिंग, मिनीचराइजेशन, उसके बाद मिसाइल के साथ इंटीग्रेशन। मेरा नहीं ख्याल कि दे आर देयर येट। और अब जो इसके पास अपने मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स 3000 के लगभग कोई उसका एस्टिमेट था ओपन सोर्सेज से। और देखिए कि अब 100 30 40 उनकी टुकड़ियों में ये अब मिसाइल जा रहे हैं ईरान से, और 90% तक तो वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। तो 10% जो आगे जाते हैं उसमें से कितना डैमेज होता है और कब तक ये मिसाइल्स को ये इसके साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कितने मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, कितना तूल पकड़ता है ये सारा जो मार्का। और इसमें जब वो मिसाइल का स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगी उनके पास। तो ये महदूद ऑप्शंस हैं ईरान के पास। मगर कॉम्प्लिकेटेड मोज़ाइक इसलिए है कि जो दीगर कुव्वतें हैं, आज प्रेसिडेंट चाइना, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था बड़ा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे जा सकती है। तो इसका मतलब है कि वो भी बगौर जायजा ले रहे हैं और अपना किरदार वक्त आने पे अदा करेंगे। मे बी वो उस वक्त इसमें किरदार अदा करें जब मामला एक बहुत यूरेनियम की जो ताबकारी है, बंकर बस्टर बॉम्ब से कोई डैमेज हो तो उसमें खित्ते में ताबकारी का भी खतरा है। और बूट्स ऑन ग्राउंड का अगर ऑप्शन आएगा तो उसके लिए तो चाइना खुश नहीं होगा। तो वो ऑप्शन रुकवाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकलवाने की कोशिश की जाएगी। मगर क्या उस पर ईरानी क़यादत राजी हो जाएगी और किस कीमत पे राजी होगी और उसकी बाद में उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोज़ाइक है जिसमें क्रिस्टल बॉल गेजिंग इस वक्त करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। और आपने ये भी कहा कि ईरान के पास ऑप्शन बड़े कम है। उस्मान शाही साहब, आपकी जानिब आऊँगा। दोनों मेहमानान गिरामी जो थे हमारे, उन्होंने ये कहा ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो अमेरिका है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपसे ये सवाल कि अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो फिर कितनी हद तक ये जंग जो बढ़ेगी, यकीनी तौर पर बढ़नी तो है, कितना आप इसको लंबा समझते हैं? और दूसरा आपसे ये भी मुझे जानना है कि फिर जो रूस और ख़ास तौर पर चीन का किरदार होगा वो कहाँ खड़े होंगे और खित्ते की सूरत हाल क्या फिर किस तरह से डेवलप होगी? कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से लेके अब तक जो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जो है वो क्रिएट करके उन्होंने मिक्स सिग्नल दिए हैं। और ये मैडमैन थ्योरी जो रिचर्ड निक्सन के जमाने में थी, जब म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जो अपना थी उसको मेक श्योर दोनों एंड से अपना किया गया था, सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका की जानिब से। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी पे ही काम कर रहे हैं कि इर्रेशनल एक्टर के तौर पे अपने आप को पोस्चर दुनिया को शो कर रहे हैं और स्पेशली मैसेज दे रहे हैं तेहरान को है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दें और सरेंडर की नेचर नहीं बता रहे, और दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि डियागो गार्शिया के अंदर B-2 तैयारे पहुंच चुके हुए हैं और इस वक्त अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके मिडल ईस्ट के करीब आ चुका हुआ है और वो स्ट्राइक ग्रुप जो है वो उसके ऊपर ही मौजूद है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक भी मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा, कल भी हमने देखा जो मीटिंग उन्होंने कंडक्ट की अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर है। क्योंकि उनकी जो फैन बेस है अमेरिका में वो भी जो है इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रही है कि आप किसी सूरत में इसका हिस्सा ना बने। जबकि जो लॉबी है कांग्रेस के अंदर इजराइल की, वो कोशिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जल्दी से जल्दी डिसीजन लें और वॉर के अंदर जो है एक फरीक बन जाएं। और यही चाहते हैं नेतन्याहू भी है। नेतन्याहू का 20 साल पुराना ख्वाब है। यही टॉप नॉच स्कॉलर जो है अमेरिका के, हम देखते हैं जेफरी सेक्स कहते हैं वहां पे, उसके अलावा रॉबर्ट पेप हो गए वो कहते हैं, जॉन मिर शिमर कहते हैं इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में जो ऑप्शन है दूसरे एंड के ऊपर ईरान के पास,
वो बड़ी लिमिटेड है उनके पास है। या तो वो रूट ब्लॉक कर सकते हैं वहां के ऊपर, हम देखते हैं जो 20% तेल की रसदगाह है वहां के ऊपर उसको चोक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इतना ज्यादा शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा। जो पहले बात की हमारे फेलो पैनलिस्ट में, उसमें मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल बात यह है कि जो चाइना है और रशिया है, अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले रॉयटर्स क्लेम कर रहा है कि रशिया ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि आप किसी सूरत के अंदर मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दें इसराइल को, नहीं तो ये वॉर जो है ये स्पाइरल आउट करके रीजन के अंदर जो है मजीद डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेगी। और इस वक्त चूंकि वो ओवर स्ट्रेच्ड हैं, हम देखते हैं रशिया को, लेकिन माजी के अंदर उन्होंने सीरिया के अंदर S-300 मिसाइल जो है उनका डिफेंस सिस्टम भेज दिया था 2018 के अंदर है। लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से मुझे लगता है वो इस वक्त भी थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहे हैं इस हवाले से। नो डाउट वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रवां साल के शुरू में उन्होंने मुआहदा किया लेकिन उसकी नौयत फौजी नहीं थी। दूसरे एंड पे चाइना को हम देखते हैं कि ये दोनों कंट्री IAEA के अंदर भी हम वीटो कर रहे हैं जो उनसे मुतालिक 11 जून की करारदाद थी, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं तमाम पॉसिबिलिटी को, लेकिन यहाँ पे भी चाइना जो है हम देखते हैं कि वो इस वक्त वहां के ऊपर भी ऑप्शन जो है वो जेरे गौर है। लेकिन मेरा ख्याल है चाइना किसी सूरत में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेगा फौजी नौयत की, जबकि उसका एनर्जी सेक्टर उसको डेंट पहुंचेगा अगर रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और कोई रजीम ऐसा आता है जो कि चाइना के फेवर में नहीं, तो उनका BRI प्रोजेक्ट्स उसका लिंगर ऑन होने का खतरा है और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके एंड के ऊपर भी काफी ज्यादा जो आप कह लें कि तशवीश है इस सूरत हाल को लेकर। लेकिन उस्मान अगर ये सारी सूरत हाल होती भी है जिस तरह आप कह रहे हैं कि चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और रशिया भी ऑब्वियसली हमने देखा कि यूक्रेन वॉर उनके भी वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में अगर फिर ये अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो, और हम दूसरी भी बात करें कि ईरान के पास ऑप्शंस भी काफी महदूद हैं, तो फिर किस तरह से कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस सारी सूरत हाल में आएगा और इसको कूल डाउन करेगा आगे इस तरह, वरना नुकसान तो सबका ही होगा फिर। मेरे ख्याल में अमेरिका के अलावा प्रैक्टिकली अभी कोई दूसरा मुल्क नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं मीनिंगफुल पुश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी कह दिया एयरफोर्स 1 तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कि हम जंग बंदी नहीं चाहते, और ये आयरॉनिक सिचुएशन है, एक ऐसी दुनिया जो मॉरल बैंकरप्सी का शिकार है और जिसके अंदर हम देखते हैं नॉर्म्स लेडन जो फ्रेमवर्क था वो अपना काम नहीं कर रहा। इसी महीने के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगा दी ICC के जजेस के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी भी सूरत के अंदर मुज़ाकरात की मेज के ऊपर है, जबकि तेहरान बार बार सिग्नल दे रहा है कि एक फोन कॉल से ये मसला हल हो सकता है, और वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हुए थे। इसी नेतन्याहू ने 2018 के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर सैबोटाज किया वो JCPO को, और अभी भी जबकि छठा राउंड स्टार्ट होने वाला था और वो करीब पहुंच चुके हुए थे। इंटरनेशनल मीडिया क्लेम कर रहा है कि तीसरी और चौथी जो अपना उनकी मुलाकातें थी उसके बाद हालात उस जगह पे आ चुके हुए थे कि इरानियन जो हैं काफी हद तक कंप्रोमाइज कर चुके थे, लेकिन सैबोटाज किया तमाम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के जो पैथवेज हैं उसको रोकने के लिए नेतन्याहू ने अटैक कर दिया, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी सूरत के अंदर कोई समझौता दोबारा से तय पा जाए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कोई समझौता यहाँ पे दोबारा हो। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं रुख करूंगा हमारे जो पैनल हमारे साथ मौजूद है और मैं सवाल करना चाहूँगा। जौहर सलीम साहब, एक तो मकासद ख़ास तौर पर हम जानना चाहेंगे कि क्या मकासद हैं अमेरिका और ख़ास तौर पर इसराइल के, और हमने फिर यह भी देखा कि डेफिनेटली सारी सूरत हाल में चाहे गज़ा की बात हो, लेबनान की बात हो, जो अमेरिका है वो हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहा है। तो अगर हमारी खत्ते में वैसे ही बड़ा मशहूर है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में जो हालात को देखते हुए कहा जाता है कि जो करवा रहा है अमेरिका ही करवा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका ही इसमें जंग का किरदार अदा करेगा बजाय इसको रोकने में, तो फिर किसके पास ऑप्शन बाकी बचती है? कोई ऐसा मुल्क आपकी नजर में है जो आए और हालात को कूल डाउन कर सके? देखिए, मैंने तो मेरे ख्याल जब से शुरू हुआ है उस वक्त से अपने कमेंट्स में 2-3 बातें मैंने कही थी और वो खैर उसी तरफ चीजें जा रही हैं, जबकि उस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद ये ईरान इसको रेजिस्ट कर लेगा और जो है ना कुछ स्टेलमेट हो जाएगा। उनके 3 मकासद हैं अमेरिका के और इजराइल के। एक तो ये था कि ईरान जो वहाँ पे मज़ाहमती ग्रुप्स को जो सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी वो कैपेसिटी पहले तो उन्होंने उनको वो इनफेक्टिव कर दिया, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है, क्योंकि वो ईरान को भी इंटर्न सपोर्ट करते थे जब ईरान को ज़रूरत पड़ती थी, तो वो तो कर दिया। लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि ईरान की कैपेसिटी फ्यूचर में भी ख़त्म हो जाए, कि उनके उस किस्म के किसी ग्रुप को वहाँ पे इसराइल के जो अराउंड उसकी नेबरहुड में जो हैं, जैसे हमास है
या हिजबुल्ला है या होतीज हैं, या सीरिया में भी उन्होंने गवर्नमेंट वहां पे चेंज करवा दी है, जो पहले एक प्रो ईरान गवर्नमेंट थी वहां पे, प्रो ईरान और प्रो रशिया। तो वो तो खैर एक मकसद उनका पूरा हो गया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाकी इस तरह है कि वो चाहते हैं कि ईरान के पास भी वो कैपेसिटी ना रहे कि दोबारा वो इंटरवीन करे। दूसरा, वो चाहते हैं कि ईरान में की जो ये कैपेसिटी है कि न्यूक्लियर पावर बने वो किसी वक्त, जो वो ये समझते हैं कि ईरान की कोशिश भी है, और वो ब्रेकआउट पॉइंट के करीब था, यानी कि उस पॉइंट पे देखिए 60% के बाद जो 90% अफजूदा करना होता है यूरेनियम को, वो बहुत आसान होता है। जो असल होता है वो मुश्किल, वो वही 3.5% से लेके 60% तक जाना जो है वो मरहला है। जो दूसरा 60 से 90 वाला है वो बहुत जल्दी भी हो सकता है, और उसमें वो सिर्फ वही आपने सेंट्रीफ्यूजेस को चलाना ही होता है। तो इसलिए जब 60% पे आप पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने तकरीबन उसके बहुत करीब आ गए। तो वो ईरान को रोकना चाह रहे थे और मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि किसी तरह भी वो कैपेसिटी ना ले। और अब जब ये इजराइल तो खैर क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ये ऑलरेडी कर दिया इस वक्त, क्योंकि मुज़ाकरात जो हो रहे थे जिसका उस्मान ने जिक्र भी किया, उसमें शुरू में अमेरिका ये कह रहा था कि जी आप 3.5% तक अफजूदा कर सकते हैं यूरेनियम को। अब ये वही चीज है जो JCPOA हुआ था 2015 में, जो मुआहदा हुआ था, उसमें भी यही पाया था कि वो 3.5% तक अफजूदा करेंगे यूरेनियम को, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर बाद के राउंड्स में अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, आप 0 जो है ना % मतलब बिल्कुल भी अफजूदा नहीं करेंगे यूरेनियम को, और अपने जो न्यूक्लियर जो है ना, आपने जो एनरिचमेंट प्लांट्स लगाए हैं, ये सब इसको जो है ना यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए, उसको आप खत्म करेंगे। तो इतनी सख्त जो की थी उसका साफ जाहिर था कि इजराइल का प्रेशर भी था, और खैर कई एनालिस्ट तो अमेरिका में कह रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच थी, तो वो शुरू से ही कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो जैसे भी है, अब वो ये चाहते हैं कि जी वो कैपेसिटी जो उनकी अभी के लिए भी खत्म करें। बिल्कुल, लेकिन जौहर साहब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कोई भी मुल्क हो उसको अपने दिफा का हक हासिल होना चाहिए, और दिफा में अगर कोई भी इकदाम करता है तो उसको करने देने चाहिए। लेकिन सारी सूरत हाल में कोई यकीनी तौर पर आलमी क़वानीन भी मौजूद होंगे, फिर हमने देखा चाहे गज़ा का मामला हो। जी बिल्कुल जी, देखें अब जो तीसरी चीज है ना, जो तीसरा उनका मकसद है वो लॉन्ग टर्म में वो ये था कि रजीम चेंज ही कर दें ईरान में। सही, तो उस पर भी वो उसका भी कर चुके हैं, उस पर काम भी, तो वो लेकिन वो जरा ज्यादा जो है वो बात का मकसद है। ये जो ज्यादा जरूरी थे उनके लिए वो पहले 2 हैं, जिसपे वो एक पे तो खासी हद तक काम कर लिया, दूसरे पे इस वक्त वो कर रहे हैं, तो उस पर करेंगे। अब जो तीसरी बात है, देखें जहां तक बैनुल-अक़वामी कानून का ताल्लुक है और जो यूएन के जो चार्टर है उसके आर्टिकल्स का ताल्लुक है, 2 हो बेशक या 51 हो, या फिर और भी बहुत से जो देखें बेसिक जो असूल हैं, जो बेसिक टेनेट्स हैं, जिसको कहते हैं बुनियादी असूल इंटरनेशनल ऑर्डर के, वो ये हैं कि आप किसी मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, या उसकी आप जो है ना सालमियत, इलाकाई सालमियत जो है, जो वो उसको आप जो उनसे ना वायलेट नहीं कर सकते, उसकी सोवरेनिटी को यानी खुद मुख्तारी को वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन वो होते रहते हैं वायलेट। हमने देखा है गजा में भी क्या हो रहा है, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन भी आए। ऐसे सर आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, अब तो मुझे आगे बढ़ना है। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह मैंने भी कहा, सवाल मेरा ये था, वो ये है कि जी जरूर कौन सा मुल्क इसमें आके बचा सकता है। जी तो मैं पहले भी कहीं से ये कह रहा हूँ कि इसमें जो है ना, हम जो फैसला आखिर में अमेरिका की कलीदी अहमियत है, उसके साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि चाइना और रशिया जो है, ये 2 मुल्क कितना स्टैंड लेते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने बहुत ज्यादा स्टैंड ले लिया, बिल्कुल ठीक है नहीं, चाइना और रशिया आप समझते हैं खिते में किरदार अदा कर सकते हैं सूरत हाल को कूल डाउन करने में और अमेरिका से बात करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब में आऊँगा, मुझे आपसे ये भी जानना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन OIC का किरदार, OIC किस लिए बनाई थी, इस्लामी ममालिक की तंजीम कहाँ है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हमने देख लिया कि सब ने मजम्मत भी कर दी और ये भी कह दिया कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन OIC अगर वाज़ेह मौक़िफ़ जाना चाहिए था OIC के प्लेटफॉर्म से यूनिटी का, वो कहाँ है सर? देखिए OIC तो एक गैर मौसर किस्म का फोरम है, और ना ही कोई मुस्लिम ममालिक में विल है कि वो रेजिस्ट करें, बल्कि वो तो अब्राहम अकॉर्ड में 4 तो उसके पार्टनर हैं मिडल ईस्ट में इजराइल के। बाकी रहा सऊदी अरेबिया, वो भी अभी कोशिश कर रहा था। अगर ये गाजा वाला मामला ना होता तो हो सकता है वो इजराइल के साथ पैचअप हो चुका होता, मगर OIC से कोई तवक्को रखना मेरा ख्याल है ये खाम ख्याली होगी, वो कोई इफेक्टिव फोरम नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो अरब ममालिक हैं खलीज में वो कुछ जुर्रत दिखाएंगे, और अगर उन्होंने गाजा में जो इतने बच्चे मारे जा रहे हैं उसमें मूवमेंट नहीं की, तो इसमें वो क्या मूवमेंट करेंगे।
आप देखिए वीटो कर दिया था अमेरिका ने सीज फायर। अब और इमदाद तक जो पहुंचाने का जो था वो भी वीटो कर दिया था। जी हाँ बिल्कुल। तो वो देखिए यहाँ तो फिर उनसे क्या तवक्को रखी जाए इन अरब ममालिक से, तो मैं उनको तो कोई दरख्वाह इतना नहीं समझता उनकी रेजिस्टेंस। लेकिन सर इस सारी सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ का बयान भी मेरी नजरों से गुजरा, मैंने सुना भी, उन्होंने कहा कि हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, अगर नहीं होते ऐसे तो फिर बारी एक एक करके सब इस्लामी ममालिक की आएगी। तो इसमें ये किस तरफ इशारा देखते हैं आप? देखिए ये स्टेटमेंट्स की अब तक तो ये ठीक है, मगर ये क्या किया क्या है किसी ने, ये देखना है ना। किसी ने अपनी इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए, किसी ने कोई इजराइल को कोई वार्न किया है, कोई अमेरिका से जो ताल्लुकात है, जो MOUs किए हैं उससे अलहदगी का ऐलान किया है, तो वो किसी मुल्क ने नहीं किया। और वो बस सिफारती सतह पर ये कोशिशें जारी हैं। और ज़्यादा जो सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इफेक्टिव फोरम है उसमें P5 में कोई मुस्लिम मुल्क है नहीं, और सो इनकी आवाज़ नहीं है बिल्कुल। तो इनका कोई रोल मैं नहीं देखता हूँ सिवाय इसके कि जब वो दीगर कुव्वतें चीन तो या सारी सूरत हाल में OIC फिर आप नहीं समझते कि बेहतर फोरम होना चाहिए था, इसको ज़्यादा तबाना आवाज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था इसको? लेकिन हमने देखा कि चाहे गजा का मामला जिस तरह आपने भी पहले हवाला दिया उस पर भी खामोश रहे सारे, और अब सारी सूरत हाल पे खामोश है। और आलमी कवानीन के अगर इसी तरह ही जो आलमी ताकतें हैं वो धज्जियाँ उड़ाती रहेंगी तो फिर आखिरी मामला रुकेगा कहाँ पर? जी हाँ देखिए, ये इट्स नॉट अ फेयर वर्ल्ड, और ये रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, रूल बेस्ड डिसऑर्डर है आजकल। माइट इज राइट का कानून है, तो उसमें अगर आपको अपना दिफा करना है तो मजबूत होना पड़ता है मिलिटरीली, और जिसके पास कुव्वत है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया पे कोई हमला नहीं हुआ क्योंकि उनके पास जौहरी कुव्वत है। ईरान के पास आज जौहरी कुव्वत होती थी, ये इनका हाल ना होता। पाकिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने है विज़ विज़ इंडिया। तो ये कुछ अटल हकीकतें हैं पार पॉलिटिक्स की दुनिया, जिसका इदराक हमें सबको करना होगा। और ईरानीज के लिए अब ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ है, अमेरिकी उसमें इंटरेस्ट इस तरह सर्व होते हैं कि अगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है तो ये जो BRI की रीच थी रशिया के साथ ईरान, और ये दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक में जा रहा था, वहां से निकल के बल्कि वो जो कंटेनमेंट इंडो पैसिफिक है ये एक वेस्टर्न फ्लैंक आ जाएगा उनके पास। और चीन और रूस के लिए बड़ी अनसेवरी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी कि एक और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ईरान रजा शाह पहलवी दौर की तरह उनके ऑर्बिट में चला गया। इसकी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। इजराइल के लिए तो वो एग्जिस्टेंशियल एक इशू था कि वो पैरानॉइड थे, राइट विंग लिकूद पार्टी वाले, और जिसमें ये शामिल हैं नेतन्याहू साहब। तो ये जौहरी अफसूदगी से जब उसको कंप्लीटली डाइवर्स्ट कर देंगे तो उसके बाद अगर कोई प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है और ईरान कासा लेस बन जाता है तो एक्सेस ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो तो पहले ही ये ख़त्म कर चुके हैं। तो फिर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से वो अमलदारी चाहता है, इकोनॉमिक हेजेमनी चाहता है, या अल्टीमेटली एक्सपेंशन ऑफ फ्रंटियर्स, तो इसराइल को रोकने वाला तो फिर कोई नहीं होगा। तो ये मामलात हैं और इसमें हमें मुस्लिम ममालिक को इस खतरे का इदराक करना चाहिए था। अपने अपने तस्वीराती हलीफ आलमी कुव्वतें जो हैं, किसी के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, बिल्कुल इन सबको गौर करना चाहिए और इसमें ये डालना चाहिए था। मैंने वो प्रेशर देखा नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हम डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान और इसराइल के शहीदगी की हम बात कर रहे हैं, इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। उस्मान शाह साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह मैंने सवाल किया था ब्रिगेडियर साहब से, वही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने पहले अपने जवाब में कहा था कि अगर कोई इसको सूरत हाल को कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है, वो तो सिर्फ अमेरिका ही है। लेकिन अगर अमेरिका ही हम देख रहे हैं कि इसराइल के साथ जाके खड़ा हो जाएगा तो फिर आलमी क़वानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो किस तरफ जाएंगी? मेरे ख्याल में जिस दौर में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हमने पिछले 2 साल के अंदर ये देख लिया है कि ये नॉर्म्स बेस्ड दुनिया नहीं, रूल बेस्ड ऑर्डर, जिस तरह से उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने बात की, तो हमें सेल्फ हेल्प एक अनार्की का सिस्टम है जो कि रियलिज्म की बात करता है। तो हर कंट्री, मेरे ख्याल में ये दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं कि यू आर ऑन योर ओन, और अब जो है इकोनॉमिक सॉवरेंटी से ज्यादा टेरिटोरियल सॉवरेंटी, जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको सॉवरन करना जरूरी है। अभी सिपरी की रिपोर्ट आई है, स्वीडिश बेस्ड थिंक टैंक है, जिसने कहा दुनिया के अंदर खतरनाक रुझान जो है ये बढ़ गया हुआ है कि वॉर हेड्स तक
एक्सेस के लिए कंट्रीज अब नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ जो है वो जाने का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये तमाम ट्रेंड्स बताते हैं। और मुसलमानों की मैं बात करूंगा, मुस्लिम वर्ल्ड की है, एक क्रिमिनल साइलेंस तो उनके एंड पे हमेशा से थी। हमने देखा वॉर ऑन टेरर में 6 कंट्री कोलैप्स कर गए, तो एक स्ट्रेटेजिक इनर्शिया उनके एंड के ऊपर और एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। अभी 20, 21 और 22 तारीख को इस्तांबुल के अंदर वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है, और वही सोमन बुकमन उमयन हम देखते हैं नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये हमने 20 महीने के अंदर देख लिया कि ज़ायनिस्ट एग्रेशन के अगेंस्ट जो कत्लेआम वहां पे रवा रखा जा रहा है। एक तरफ जो है सऊदी अरेबिया अशरा के ऊपर पाबंदी हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने ये जो डेजर्ट डायनेस्टीज हैं उनकी तरफ से कोई फोन कॉल देखी हो। उनके पास अभी भी बड़ा माइलेज है, वो नो फ्लाई जोन जो है वो खड़ा कर सकते हैं, और कुछ नहीं, सिंबॉलिक जेस्चर के लिए एम्बेसीज को बंद कर सकते हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से वो कंट्री जिन्होंने अब्राहम अकार्ड के तहत तस्लीम किया था 2017 में, यूएई, बहरेन और सूडान, उन्होंने $2 बिलियन का वेपन सिर्फ इजराइल से लिया है। अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर वहां 2 हफ्ते पहले गए थे। तो मेरे ख्याल में यूरोपीय यूनियन से ही सीख लेना चाहिए, मुस्लिम वर्ल्ड को एक कंटेम्पलेशन करनी चाहिए कि सारी गैस बंद करके, वो खुद को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड कहा जाता है, ईटिंग और हीटिंग की बात हो रही है यूके के अंदर, लेकिन वो डेंट बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज भेज रहे हैं सोलिडिफाई करके, एक इंटीग्रेशन का मैसेज भेज रहे हैं, जबकि अभी यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है यूक्रेन, नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक मैसेज भेज रहे हैं, स्टर्न मैसेज भेज रहे हैं क्रेमलिन को, मॉस्को को, कि हम खड़े हैं यूक्रेन के साथ। अदरवाइज उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यूक्रेन के लिए इस वॉर को 3-4 साल तक इस तरीके से लिंगर ऑन करना, और ये जो ऑपरेशन वो कर रहे हैं उसमें भी उन्हें हमायत हासिल है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को थोड़ा सा इस पहलू की तरफ भी ख्याल करना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा उस्मान, इसमें यकीनी तौर पर ये ऐड भी इसमें कर लीजिए। और यही मैंने सवाल किया था कि मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पर हमने देखा कि गजा में 55,000 इसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड नहीं जागा। अब सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ का बयान वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर हम अभी भी यूनाइट ना हुए तो फिर एक एक करके सबकी बारी आएगी। तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक अपना ऐसी पोजीशन के अंदर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को, उन्हें ये बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल इसी तरह बात कर रहे हैं जिस तरह मैं और आप अपना ट्वीट कर रहे हैं। ये तो एक डिफेंस मिनिस्टर का बयान इस तरीके से नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन तो हमारे एंड पे होनी चाहिए। और मुस्लिम वर्ल्ड की तमाम हम देखते हैं जो सोसाइटीज हैं, लोग हैं, दे आर ऑन देयर टोज, और जब भी कोई अटैक होता है इजराइल तेल अवीव के अंदर तो हम लोग उसे हेल करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कत्लेआम किया, जिस तरह से जेनोसाइडल रैम्पेज हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से, उसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो बड़ा इर्क फील करते हैं। लेकिन ये जो नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, नेशनल इंटरेस्ट तो डैमेज हो रहा है यूरोपीय यूनियन का भी, उसके बावजूद हम देखते हैं वहां के ऊपर किस तरीके से वो सारे अपना दे आर राउंड द टेबल कि किसी तरीके से, और अभी भी देख लें डोनाल्ड ट्रंप के वैक्यूएट करने के बाद भी वो चाह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ फार क्राई कि हम जो है वेस्ट से तवक्को करें कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का क्राइसिस जो है उसको मैनेज करेगा। ये मुस्लिम वर्ल्ड को खुद करने की जरूरत है, और ये अर्दोगान को भी समझने की जरूरत है कि उनका जो मुस्लिम उम्मा का तस्वुर है वो बासफोरस के ब्रिज के ऊपर खत्म नहीं हो जाता। अगर वो सीरिया के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो वो इस मामले के अंदर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इट इज येट टू बी सीन क्या होता है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है मुस्लिम वर्ल्ड के एंड के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, यानी अफसोसनाक सूरत हाल है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। यकीनी तौर पर जो मामला हमने देखा कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो अभी भी तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहे हैं। नज़रीन, हम एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।